ऑलराइट, आज का टॉपिक है रेनबो। रेनबो सबने देखा देखा है रेनबो? कब दिखता है रेनबो? बारिश के बाद, बारिश होने के बाद दिखता है। और उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि आपकी पीठ किधर होनी चाहिए? किधर होनी चाहिए? योर बैक शुड बी टुवर्ड्स द सन। क्लियर हो गई बात ये? अगर सन लेट से इस साइड है, इस साइड है, तो मैं अपनी पीठ इस साइड करूंगा तो मुझे ऐसा यहां पर ऐसे रेनबो दिखता है। तो राइट डाउन, ये एक एग्जांपल है किसका? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो राइट डाउन, रेनबो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, रेनबो इज द बेस्ट example of dispersion of light. It occurs in the form of, write down, it occurs in the form of concentric colored circular arcs in the sky. कंसेंट्रिक सर्कुलर आर्क्स दिखती हैं कुछ इस तरीके की, ठीक है? और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की रहेंगी। इट सो कंडीशंस लिख लो, कंडीशंस लिखो, कंडीशंस। नंबर 1, essential conditions for observing a rainbow, is that observer must stand with his back towards the sun, बैक किधर होनी चाहिए? सन की तरफ। अब ये बनता क्यों है, कैसे बनता है, इस चीज को समझेंगे, ठीक है? राइट डाउन हाउ इट हैपेंस। इसका आंसर कैसे करें? देखो, ड्यूरिंग और आफ्टर द शॉवर, ड्यूरिंग और आफ्टर अ शॉवर, शॉवर मतलब समझे? बारिश जो हो रही है, या तो हल्की हल्की बारिश हो रही है तब भी दिख सकता है, ठीक है? या बारिश हो चुकी है इसके बाद। सो a large number of tiny droplets remain suspended in air, बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, ठीक है? और इन्हीं ड्रॉपलेट्स, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, दे एक्ट एज अ प्रिज्म। किसकी तरह एक्ट करती हैं? ये प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। राइट डाउन, these tiny droplets
act as small prism तो जब इनमें सनलाइट एंटर करती है तो सनलाइट कैसी है, व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट जब इसमें जाएगी टाइनी ड्रॉपलेट में तो इट विल डिस्पर्स, डिस्पर्जन होगा, कितने कलर्स में स्प्रेड हो जाएगी। तो लिखो द इंसिडेंट व्हाइट लाइट ये व्हाइट सनलाइट is refracted and dispersed on passing through these prism मतलब वही हो गई टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो रिफ्रैक्शन होगा और फिर वो क्या करेगी, डिस्पर्स हो जाएगी व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। The sunlight then suffer a total internal reflection and is finally refracted by the droplet to reach the observer eye. और this is what we called प्राइमरी रेनबो। और इस रेनबो में याद रखना जो आउटर साइड में होगा कंसेंट्रिक सर्कल वो रेड कलर का होगा और जो इनर वाला होगा वो कैसा होगा, वॉयलेट कलर का होगा, ये नोट कर लेना। तो प्राइमरी रेनबो में आउटर वाले में रेड कलर होगा आउटर आर्क, और जो इनसाइड में होगा वो, तो समझ में आ रहा है ये ऐसा रेनबो है, इसमें 7 कलर्स होंगे, ठीक है ऐसा। तो बाहर साइड में कैसा रहेगा, रेड, अंदर साइड कैसा रहेगा, वॉयलेट। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, आउटसाइड में रेड रहेगा, इनसाइड में वॉयलेट रहेगा। अब ये होता क्यों है, इस चीज को समझो। ये तो लैंग्वेज लिख ली आपने। लिसन, सपोज दैट दिस इज अर्थ सरफेस, तुम यहां पे हो, ये ऑब्जर्वर, ठीक है, और देयर आर टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, रिमेन दीज आर आफ्टर द शॉवर। जब रेन हो चुकी है तो कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होगी। इस एटमॉस्फेयर में जो ड्रॉपलेट है इसमें सनलाइट इंसिडेंट होगी, बोलो आएगी, फिर ये क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। आ रही बात समझ में। और रिफ्रैक्शन के बाद इसमें एक TIR होगा। क्या होगा, TIR, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ध्यान सुनना, रेन ड्रॉप जो होती है उसमें पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फिर टीआईआर होगा, और फिर जब ये लाइट रे जो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब समझ रहे हो, ड्रॉप के अंदर ही रे क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बाहर नहीं जाएगी। क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई उसी टाइनी ड्रॉपलेट में। और फिर जब इस वाली जगह से आएगी तब ये बाहर रिफ्रैक्शन अगेन होगा, एंड इट विल रीच टू द ऑब्जर्वर आई। आ रही बात समझ में ये? हाँ या ना? तो सनलाइट रेन ड्रॉप में गई तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर अंदर टीआईआर होगा, और फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो एक बात याद रखना, रेनबो में ड्रॉपलेट के अंदर दो बार क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और एक बार क्या होगा? टीआईआर होता है। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? ये दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एंटर कर रही है उस टाइम पे, और जब एग्जिट कर रही तब रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन ड्रॉपलेट के अंदर एक बार क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो इसी तरीके से कई सारी ड्रॉपलेट्स होंगी, बोलो। पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, और देन रिफ्रैक्शन। इस तरीके से जितनी भी यहां पे रेन ड्रॉप्स होंगी उन सभी में क्या होगा? ये दो चीजें होंगी। तो जब यहां पर ये रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये तो छोटा सा प्रिज्म है, बोलो, इस छोटे से प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट जो जा रही है उसका क्या होगा? डिस्पर्जन होगा। आ रही बात समझ में? और वो डिस्पर्स्ड लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होके कहां पहुंच रही है? ऑब्जर्वर की आई तक। आ रही है बात समझ में? और मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिज्म होता है तो उसमें सबसे ऊपर वाला जो चीज होती है वो कौन सी होती है? बोलो। रेड कलर। नीचे कैसा होगा? वॉयलेट कलर। मतलब रेड कलर कम डेविएट करता है, रेड कलर कम डेविएट करता है, वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएट करता है, इसलिए वो नीचे की साइड होगा। स्पेक्ट्रम में नीचे वॉयलेट होता है, ऊपर रेड होता है। इसीलिए आउटर सर्कल में आपको कैसा कलर दिखेगा? रेड। क्योंकि रेड कलर कम डेविएट हुआ होगा, जितनी भी टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं उनमें जो स्प्रेड हुई है, व्हाइट लाइट स्प्रेड हुई है 7 कलर्स में, तो रेड वाला कलर ऊपर होगा। तो जितनी भी बैंड होगा उसमें रेड कलर ऊपर रहेगा और नीचे कैसा रहेगा? वॉयलेट। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुई ये बात? तो वो टाइनी ड्रॉपलेट जो एटमॉस्फेयर में दे एक्ट एज अ टाइनी प्रिज्म, और वही प्रिज्म में व्हाइट लाइट जब एंटर करती है तो एक जगह रिफ्रैक्शन होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्टेड रे जब ऑब्जर्वर की आई तक आती है तो उसमें कलर्स दिखेंगे। उसको क्या दिखेंगे? कलर्स। रेड कलर आउटर में रहेगा क्योंकि रेड कलर कम डेविएट होता है। तो ड्रॉपलेट में ऊपर वाली ड्रॉपलेट्स में रेड रेड दिखेगा, नीचे वाली ड्रॉपलेट्स में वॉयलेट दिखेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हुई है? हाँ या ना? समझ में आ गया? रेनबो से अब एक और चीज, रेनबो भी दो तरीके के होते हैं। पहला तो प्राइमरी हो गया, बोलो। एक और होता है सेकेंडरी रेनबो। कई बार आपको दो दो रेनबो दिखेंगे। कितने दिखेंगे? दो दो रेनबो। दो दो दिखे कभी किसी को? कभी देखे? दो रेनबो। उसमें हो जाता है एक सेकेंडरी रेनबो। क्या होता है? सेकेंडरी रेनबो। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है और ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसके लिए भी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होंगी। क्या चाहिए होंगी? फेवरेबल कंडीशंस। सो और ये थोड़ा फेंट रहता है। कैसा रहता है? फेंट। एंड दिस इज ऑब्जर्व अंडर फेवरेबल कंडीशंस ओनली। फेवरेबल कंडीशंस होंगी तभी आपको दिखेगा कि टाइनी ड्रॉपलेट्स उसी जो प्राइमरी रेनबो उसके नीचे भी होना चाहिए। ठीक है? खत्म, रेनबो खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगला टॉपिक डालो।
अगला टॉपिक डालो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगला टॉपिक डालो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। राइट डाउन। आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। और यही रिफ्रैक्शन अगर एटमॉस्फेयर में हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सर लेकिन एटमॉस्फेयर में हो क्यों रहा है, ये हमारे को समझना है। यही तो समझना है कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इट इज द phenomenon of bending of light in the earth's atmosphere and this is called atmospheric refraction। तो the simple definition है that the phenomenon of bending of light bending of light in the earth's atmosphere is called atmospheric refraction। atmospheric refraction। अच्छा आप लोग कर रहे हो ना वो काम, देख रहे हो ना वीडियोस? देखी थी? वॉच आवर्स बढ़े? चल रही है? चलो, पता नहीं लाइव का काउंट होता होगा नहीं होता होगा। लाइव का काउंट होता है? हाँ यार, रिकॉर्डेड वीडियोस जो डली होंगी उसका होता, पता नहीं, मेरे को पता नहीं कितना। खैर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझे? अब सुनो ध्यान से। ये है अर्थ एटमॉस्फेयर, ये है अर्थ। क्या है? अर्थ। और ये हो गई डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। बोलो, एयर डेंसिटी सेम नहीं है, याद रखना। अर्थ के एटमॉस्फेयर से जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर डेंसिटी सेम नहीं होगी। कैसी होगी? अलग अलग होगी। तो वी कैन से देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, लेयर्स ऑफ एयर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी। आ रही बात समझ में? और ये सभी लेयर्स लाइट के लिए एक अलग अलग मीडियम का काम करेंगी। आ रही बात समझ में? तो सपोज दैट कि बाहर आउटर स्पेस से ऐसे लाइट आ रही है, तो ये एक अलग मीडियम है, तो यहां नॉर्मल रहेगा, यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर इस लेयर में एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अगेन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, फिर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर एक यहां पे इस तरीके से इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात समझ में आ रही है? ऊपर एयर कैसी है? थिन है। कैसी है? थिन। थिन का मतलब समझ रहे हो? एयर बहुत कम होगी ना, तभी तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हो। ऑक्सीजन कम है, एयर कम है। आ रही बात समझ में? तो ऊपर की लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, नीचे वाले की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। मतलब नीचे वाली लेयर्स ऑप्टिकली डेंसर है, ऊपर वाली ऑप्टिकली रेयरर है। तो जैसे जैसे लाइट ऑप्टिकली रेयरर लेयर से ऑप्टिकली डेंसर लेयर में आएगी, इट विल बेंड। तो धीरे धीरे ये जो बेंडिंग नजर आ रही है, यही क्या है? ये फिनोमेना क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आई? तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इससे कई सारे एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे, जैसे कि स्टार की अपरेंट पोजीशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, रेड कलर ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। क्लियर है ये बात? डिलेड सनसेट एंड डिलेड अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, all these explanation are explained by this atmospheric refraction। चलो, ये समझ में आया? अब टॉपिक डालो, स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। तो पहला टॉपिक लिखो, स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर।
अब इसी फिनोमिना से हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्टार की पोजीशंस डिफरेंट होती हैं, हायर दिखता है कि वो और ऊंचाई पर है। सपोज करो स्टार यहां पे है, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। क्या है भैया? एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। लेकिन स्टार से आने वाली लाइट जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, इट विल सफर मल्टीपल टाइम्स द रिफ्रैक्शन। हर लेयर में जैसे जैसे आगे बढ़ रही होगी क्या होगा? रिफ्रैक्शन फी होगा। बोलो। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जब स्टार से आने वाली लाइट इस तरीके से एंटर करेगी तो बेंड होती चली जाएगी। तुम यहां पे बैठे हो तो तुमको ये दिखेगा ये लाइट आ रही है, तो तुमको लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रही है, आ रही है। तुमको तो ये वाली लाइट दिख रही है, तो तुमको लगेगा कि स्टार एक्चुअली यहां पर है, एक्चुअली पोजीशन यहां पे थी और तुमको लगेगा यहां पर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। आ रही है बात समझ में? तो स्टार यहां था, लेकिन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार कीप ऑन बेंडिंग, और जैसे जैसे बेंड होते ऑब्जर्वर तक पहुंची, तो ऑब्जर्वर को तो ये लाइट दिख रही है, ये लाइट ऐसे आ रही है। तो अगर वो इसको ऐसा फील होगा कि ये स्टार यहां पर है, तो एक्चुअली स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। है तो यहां पर, लेकिन उससे भी और हाइट पे नजर आ रहा हो। आ रही बात समझ में? और ये हुआ किस वजह से है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर ये लाइट बेंड नहीं होती तो सीधी सीधी दिखती उसको, लेकिन ये लाइट बेंड हो रही है, तो यहाँ पे बेंड होते हुए ये लाइट आ रही है ऑब्जर्वर तक, तो ऑब्जर्वर को तो ऐसा लगेगा ये लाइट इधर से आ रही है। क्लियर हुआ? ये समझा पाओगे? लैंग्वेज लिख पाओगे? और मेन चीज है ये डायग्राम। तुम आदमी पूरा बनाओ ना, स्टिकमैन बना देना, ठीक है? इसको स्टिकमैन तो बोलते हैं, ये स्टिकमैन होते हैं, है ना? क्लियर हुआ ये? अब एक दूसरा एक्सप्लेनेशन, इसके लिए एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा लिखो, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये फिनोमेना जो हो रहा है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये समझा पाओगे? अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे? हाँ, लिख पाओगे क्या? ये लिख के दिए? अच्छा यार, लैंग्वेज लिखवाने वाला काम है, सोल्यूशन दे दूंगा। अभी यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो समझ लो, why पूछेगा, why star seems higher than they actually are? Because the light coming from the star after entering into the Earth's atmosphere, it will experience multiple atmospheric refraction. So the light coming towards the observer seems like it is coming from the apparent position of the star. इसको तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है। The light reaching the observer appears that it is coming from the apparent position, not from the actual position, because yahan se to light bend hoti hogi, and that's why the apparent position is little bit higher than the actual position of the star. हाँ, तो सन इधर उधर नहीं, हाँ वो उसका यहाँ पे अभी बात करेंगे ना। सनराइज, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये कैसे एक्सप्लेन करो? देखो जी, मिटा दें इसको, मिटा दें। अब देखो, इसको समझेंगे, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो, सपोज दैट दिस इज आवर ग्लोब, ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ, और ये इसका हॉराइजन हो गया। क्या हो गया? हॉराइजन। ये सपोज करो इसका अर्थ का
एटमॉस्फेयर है, ठीक है, दिस इज अर्थ, दिस इज द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इस होराइजन से सन अभी नीचे है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, है ना। सन बनाना बहुत इजी है ना, ठीक है। अभी सन की पोजीशन किधर है, होराइजन से नीचे है, और ये है राइजिंग सन। क्या है, राइजिंग सन है। कैसा है, ये सन ऊपर की तरफ आ रहा होगा, देखो ना, होराइजन से ऊपर निकल रहा होता है, लेकिन एक्चुअली अभी होराइजन से कैसा है, नीचे है, ठीक है। अभी हमारी ये पोजीशन है, सन की एक्चुअल पोजीशन होराइजन से नीचे है। होराइजन समझते हो, जहां पे क्या होता है, होराइजन क्या होता है, होराइजन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षितिज, इन हिंदी वी कॉल इट क्षितिज। अब क्षितिज का मतलब वो होता है जहां पर धरती और आकाश कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं। तो अभी सन मेरा होराइजन से नीचे ही है, लेकिन सन से आने वाली रेज जैसे ही इसमें एंटर करेगी तो वो क्या होगी, बेंड। क्या होगी, बेंड। सर बेंड क्यों हो रही है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। तो ऑब्जर्वर अगर यहां पर है तो उसको तो ये दिखेगा कि सन तो निकल चुका है। आ रही बात समझ में, ये हो गई एक्चुअल पोजीशन, क्योंकि यहां से आने वाली रेज बेंड होंगी, और ये बेंडिंग किस वजह से है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो लाइट रीचिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टू द ऑब्जर्वर, इट सीम्स दैट की सन इज ऑलरेडी अबव द होराइजन। तो ये हो गई इसकी अपरेंट पोजीशन। क्या हो गई, अपरेंट पोजीशन। आ रही बात समझ, एक्चुअल पोजीशन तो ये है, और ये हो गई इसकी अपरेंट पोजीशन। क्लियर हुआ ये। तो सन होराइजन से नीचे ही था, लेकिन हमें दिखता कैसे है, ऊपर आ चुका है, और ये होराइजन तक आना, एक्चुअली आना, और वो हमें पहले ही दिख रहा है। इसके बीच में जो टाइम का डिले है, जो एडवांस सनराइज हुआ, वो कितने का होगा, 2 मिनट्स का। कितने मिनट्स का, 2 मिनट्स का। तो एक्चुअली सन अभी होराइजन से नीचे है, बट हमको दिखना स्टार्ट हो चुका होता है। और जब हमें सन एक्चुअली ऊपर आया होगा होराइजन से, और हमें दिख तो पहले से रहा है, तो कितने का एडवांस सनराइज हमें दिखा, 2 मिनट पहले ही हमको सनराइज दिख जाता है। आ रही बात समझ में, मतलब अभी यहां पर है, एक्चुअली सन यहां पे है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि सनराइज हो चुका है। ये जब ऊपर आएगा इस पोजीशन से इस पोजीशन में, एक्चुअल सनराइज होगा। कितने का ड्यूरेशन होता है वो, 2 मिनट्स का। आ रही बात समझ में। तो हमें सन 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है, लेकिन सन एक्चुअली अभी ऊपर आया नहीं है, होराइजन से ऊपर आया नहीं है, लेकिन हमको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सनराइज पहले दिखता है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ ये, हाँ या ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एडवांस्ड सनराइज। एडवांस सनराइज का मतलब समझ में आ गया, 2 मिनट पहले ही हमारा सन निकल आया है, लेकिन एक्चुअली अभी सन नीचे ही है, वो अपरेंट पोजीशन है। तो हमें कौन सा सन दिखता है, अपरेंट। कौन सा सन दिख रहा है, अपरेंट। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आया। चलो अब सुनो, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, डिलेड सनसेट। क्या है, डिलेड सनसेट। अब डिलेड, यहां पर देखो राइज कर रहा है, ये ईस्ट है, तो अब डूबेगा इधर, सन सेट इधर साइड होगा। तो अब देखना, ये पहले बना लो डायग्राम, डायग्राम बना लो। क्या हुआ, नहीं बना लिया, सबने बना लिया, जल्दी बनाओ। अच्छा संकल्प बताओ, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको। तुम क्या समझे ये बता दो, एडवांस सनराइज से आप क्या समझे।
हाँ बताओ संकल्प, हमें एडवांस सनराइज का क्या मतलब हुआ? हाँ, it means that when the sun rises, its actual position is below the horizon, but it seems that it is above the horizon, and this phenomenon is happening just because of the atmospheric refraction. So we got early sunrise या advanced sunrise, and the time duration between the apparent and the actual sunrise is 2 minutes. और यही 2 मिनट का गैप किसमें रहेगा? डिलेड सनसेट में। ठीक है, तो 2 मिनट पहले सन उग चुका है, मतलब सनराइज 2 मिनट पहले हो रहा है और सनसेट 2 मिनट बाद में होगा। तो ओवरऑल डे लेंथ कितनी हो जाएगी? देख लो, 2 मिनट पहले दिख रहा है, तो डे जो होता है, जो भी डे का ड्यूरेशन है, वो 4 मिनट से एक्सटेंड हो रहा है। डे कब माना जाएगा? होराइजन से ऊपर सन आया और होराइजन से नीचे गया, वही तो डे काउंट किया जाएगा। लेकिन ये हमको दिख रहा है 2 मिनट पहले से डे हो गया है और 2 मिनट बाद में हो रहा है, तो इसका मतलब जो डे का एक्सटेंशन हो गया, दिन और रात, रात का नहीं बोल रहा हूं मैं, रात तो कब हो गई? वो होराइजन से नीचे गया, 12 घंटे का वो काउंट करोगे। तो ये जो सनराइज हुआ और डिलेड सनसेट हुआ, इसकी वजह से डे कितना एक्सटेंड हो गया है? 4 मिनट्स। आ रही बात समझ में? अब सुनो, डायग्राम से समझेंगे कि डिलेड सनसेट क्या होता है। इसको यहां से मिटा देते हैं। अब देखो, दिस वॉज द होराइजन, होराइजन। अब होगा क्या? यहां पे देखो, सन डूब चुका है, सनसेट हो चुका है, लेकिन जब वो नीचे चला गया है, लेकिन सनरेज एटमॉस्फेयर में आके क्या करेंगी? बेंड करेंगी। बोलो, तो सन एक्चुअली सनसेट हो चुका है, सनसेट हो चुका है, एंड इट इज द पोजीशन ऑफ, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन इज, एक्चुअल पोजीशन क्या है? बिलो द होराइजन। लेकिन उससे आने वाली रेज क्या होंगी? एज इट दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, दे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड रीच द ऑब्जर्वर आई। तो इस ऑब्जर्वर को तो ऐसा लगेगा कि अभी सन की पोजीशन तो ये है, मतलब अभी सनसेट नहीं हुआ है, अभी सनसेट नहीं हुआ। और यहां से जब अपरेंट पोजीशन बिल्कुल यहां जाएगी, समझ में आ रही बात? ये तब तुमको लगेगा कि हाँ अब सनसेट हुआ है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिलेड सनसेट। एक्चुअल सनसेट हो चुका है। सनसेट का मतलब क्या होता है? होराइजन से नीचे सन चला जाए, लेकिन होराइजन से नीचे चला तो गया, लेकिन तुमको तो नहीं दिख रहा अभी। तो तुम्हारा एक अपरेंट आभास होगा कि तुम्हें अभी भी सूरज है, लेकिन एक्चुअली डूब चुका है। तुम्हारा जो दिख रहा होगा डूबता हुआ दिखेगा, तो वो गैप जो है कितने का होगा? 2 मिनट्स का गैप होगा। ये हो गई हमारी अपरेंट पोजीशन। तो अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन तो नीचे है, अपरेंट हमको ऊपर दिख रहा है, तो हमारे को एक डिलेड सनसेट दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है? डिलेड सनसेट क्लियर हुआ? और कितना देर का डिले होगा? कितनी देर का डिले होगा? 2 मिनट का डिले होगा। क्लियर हुआ ये? और ये भी किस वजह से हुआ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी आ जाए कि विच फिनोमिनन इज, किस चीज से ये हो रहा है, तो आंसर क्या दोगे? डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग? आंसर क्या लिखोगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ ये? तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और कितने का डिले होता है? 2 मिनट का। कितने का एडवांस सनराइज होगा? 2 मिनट का। तो ओवरऑल एक्सटेंशन कितना हो गया डे का? 4 मिनट से। कितने मिनट से? 4 मिनट से। क्लियर है ये बात? बोलो। So that is, the sun appears to set
2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट बाद सेट होता हुआ नजर आएगा। एक्चुअली तो सेट हो चुका है। सनसेट कब बोला जाता है? होराइजन से नीचे चला जाए। होराइजन से नीचे तो बहुत पहले जा चुका है, 2 मिनट पहले। तुमको तो बाद में दिख रहा है। तेरी कैलकुलेशन में डिफरेंस है। तू 10 दिन का जोड़ रहा है। 10 दिन का क्यों जोड़ रहा है? अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। तुम्हारा डे काउंट कब किया जाता है? डे और नाइट ही तो होते हैं। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? डे और नाइट ही तो होते हैं। तो तुम ये मान के चल रहे हो कि 12 घंटे का दिन या 12 घंटे की रात। जरूरी नहीं ऐसा हो। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में छोटे हो रहे, यही तो होता है। तो गर्मियों में दिन अगर बड़े हैं तो वो जो डे काउंट कर रहे हो तुम, डे कब काउंट करते हो? जब सनराइज हुआ और जब सनसेट होगा। और हर जगह का सनराइज और सनसेट अलग अलग है। बोलो, सबसे पहले किधर निकलेगा? जापान। सेट किधर होगा? इधर वेस्ट में। आ रही बात समझ में? क्लियर? वही बात ये। तो हर एक का ये जो गैप, तो हर एक जगह पे भी तो सनराइज सनसेट अलग अलग है। बोलो। तो हमें बस इतना ध्यान देना है कि जब अब हम अगर अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होगा। अरुणाचल का मतलब ये है, अरुण मीन्स सन, और उसका राइज सबसे पहले कहां दिखता है? सबसे पहले कहां दिखेगा? अरुणाचल प्रदेश में मान लो कि सुबह के 5:02 पे हुआ है सनराइज। समझ में आ रही बात ये? और सनसेट हुआ होगा शाम को। समझ में आ रही बात ये? तो उस ड्यूरेशन को काउंट करोगे, उसमें 4 मिनट का एक्सटेंशन होगा एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनराइज से, सनसेट से। आ रही बात? तुम ये मत करो कि वो 24 घंटे के वो 40 हो जाएंगे। ये क्या होगा? पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया। मैं डे की बात कर रहा हूं। डे कब काउंट होता है? बोले कि आज सुबह इतने बजे निकला है सन और शाम को इतने बजे सेट हो गया। तो वो जो ड्यूरेशन है, जो भी ड्यूरेशन है, उसमें 4 मिनट एक्स्ट्रा करके चलना, क्योंकि वो 4 मिनट एक्स्ट्रा ही है। और एक्चुअली डे कितना होगा? 4 मिनट अगर कम करोगे वही एक्चुअल सनराइज और सनसेट है। समझ में आ रही बात ये? और 4 मिनट का एक्सटेंशन जो आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ वन फेनोमेना दैट इज हैपनिंग, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ऐसा हो क्यों रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। ऊपर वाली जो लेयर्स हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, नीचे वाले की ज्यादा है। आ रही बात समझ में? ऑप्टिकली रेयरर है ऊपर, नीचे क्या है? ऑप्टिकली डेंसर। आ रही बात समझ में? चलो अब लिखो, स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। राइट डाउन, stars twinkle but planet do not. Reason why? Star twinkle but planets do not. Why? ये क्वेश्चन आएगा और इसका भी रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब सुनो, इस चीज का एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे? स्टार तो ट्विंकल कर रहे हैं बट प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग। व्हाई? क्या कारण है? इसका रीजन लिखोगे, स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ। बोलो, ये लिख लोगे? दे आर वेरी फार फ्रॉम अर्थ। तो उनकी जो लाइट है, उनकी लाइट कैसी है? वहां से आने वाली लाइट कैसी होगी? इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? लेस। ये बात समझ में आ रही है? कोई चीज दूर होती है तो उधर से लाइट जो आ रही है कम आएगी। बोलो, लाइट की इंटेंसिटी कैसी होगी? कम। अब होगा क्या कि जब अर्थ में लाइट एंटर कर रही है, सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है
और ये हमारी लेयर्स हो गई, ठीक है, दिस इज अर्थ एंड दीज आर द डिफरेंट लेयर्स। तो होगा क्या, और अर्थ में एयर ऐसी नहीं कि स्टेशनरी है, अर्थ में जो एयर है वो स्टेशनरी तो है नहीं ना, एयर भी क्या कर रही है, मूव हो रही है ना इधर से उधर, विंड चल रही है भाई, बोलो हवाएं चल रही होती है ना, नहीं बात समझ में आ रही। अभी यहाँ पर जो एयर है वो एयर में भी पार्टिकल्स तुम देखो रैंडम मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन होता है ना, तो ऐसे ऊपर भी जो अर्थ के एयर है वो एयर में भी क्या चल रही है, विंड है। तो वो विंड की वजह से जो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, वो लाइट एक तो बेंड होगी, दूसरी चीज कि जो विंड है इनकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में, कभी लाइट की इंटेंसिटी कम होगी और कभी ज्यादा होगी, एंड दैट्स व्हाई स्टार ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब क्या होता है, ट्विंकल का मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, यही तो है ना, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो चमक ज्यादा हो गई या फिर कम हो रही है। तो स्टार की ट्विंकलिंग का रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ में जब ये लाइट एंटर करेगी तो इसकी इंटेंसिटी कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट जो आ रही है काफी दूर से आ रही है एंड कीप ऑन बेंडिंग, और विंड चल रही होगी तो लाइट की इंटेंसिटी कभी कम और कभी ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई द स्टार ट्विंकल, दैट्स व्हाई द स्टार ट्विंकल। तो इसकी लैंग्वेज लिख लो, लिखो इसकी लैंग्वेज लिखो, द स्टार्स twinkle at night, the stars twinkle at night because the starlight reaching our eyes increases and decreases continuously, increases and decreases continuously due to atmospheric refraction. Due to atmospheric refraction. So when the starlight reaching our eyes increases, the star look brighter, the star look bright, and when the star light reaching our eyes decreases, the star looks dim। और ये जो स्टार लाइट है अलग अलग लेयर से आ रही है लाइट, तो कभी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई, एंड दिस हैपनिंग कीप ऑन, लाइक कभी डिम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है ना, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ट्विंकलिंग, टिमटिमाना। तो thus the stars go on becoming bright and dim again and again. This is called as twinkling of stars at night.
बोलो जी, क्लियर हुआ ये? आया ना? लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्लैनेट्स हमारे पास में हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि प्लैनेट्स में कुछ सोर्सेज हैं जहां पे लाइट है और कुछ जगह पे नहीं है। तो ओवरऑल एवरेज अगर देखा जाए तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो सेम रहने वाली है, क्योंकि वो पास में है। इंटेंसिटी सेम रहेगी तो ना कभी ब्राइट दिखेगा ना ही डिम दिखेगा, तो एक जैसा ही समान दिखेगा, तो ट्विंकलिंग नहीं दिखेगी आपको। अब इसका लिखो, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इसका कारण लिख लो। Write down. On the other hand, planets appear, planet appears bigger than the stars, as planets are closer to Earth compared to the stars. प्लैनेट्स हमको बिगर दिख रहे होंगे। क्यों बिगर दिख रहे हैं? क्योंकि वो पास में है, अर्थ से पास में है। शिवांश, समझ में आ रहा है ये? क्या समझे? पास में है, तो हम ऐसा मान के चलें कि planet have a number of light sources, and the light coming from the planet on an average will be the same. क्या कोई भी प्लैनेट्स लिखा है भैया, जब इसमें अंग्रेजी छांट रहा है, कौन सा प्लैनेट पास में है? सभी प्लैनेट की बात कर रहे हैं। किसी भी प्लैनेट को देखो वो ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं दिखेगा। अब तुझे क्या समझाओ मैं, दिखता नहीं है। नेकेड आई से तो भी दिख जाएगा, फिर टेलीस्कोप से देखेगा। सो लिखो, अ प्लैनेट इज considered to be made up of a number of light sources, and due to atmospheric refraction, when some of point sources looks brighter, other appears dimmer, dim या dimmer लिख लो। Therefore, on the whole, over all brightness of a planet remains
द सेम ऑलवेज। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब लाइट आ रही है तो हमने मान लिया कि जो प्लैनेट है उसमें कई सारे पॉइंट सोर्सेज हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सभी से लाइट आ रही है, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग। और इनमें से जब लाइट आ रही है तो एटमॉस्फेयर में वो जब लाइट एंटर करेगी तो कुछ जगह ब्राइट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, और कुछ पॉइंट सोर्सेज डिमर हो जाएंगे। तो ओवरऑल एवरेज जब देखा जाएगा तो उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी कैसी रहेगी? द ओवरऑल ब्राइटनेस रिमेन्स द सेम ऑलवेज। समझ में आ रही बात? ओवरऑल लाइट कैसी रहेगी? इंटेंसिटी सेम, एंड दैट्स व्हाई planets do not twinkle. Hence the planets do not twinkle at night. Do not twinkle. ओवरऑल लाइट कैसी है? सेम। हालांकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट कभी ब्राइट हो रही है कभी डिम हो रही है। ओवरऑल एवरेज कैसा आएगा? सेम। और जब सेम हो रहा है तो, और ये ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि पास में है। अगर ये स्टार्स की तरह दूर होते तो फिर वो ट्विंकल करते हुए नजर, और वैसे भी इनकी खुद की लाइट नहीं है। ये तो लाइट को क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? रिफ्लेक्ट। तो कुछ सोर्स जो जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ब्राइट है और कुछ डिम हो जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए इंटेंसिटी कैसी रहेगी? सेम, एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट ट्विंकल। सर कौन सा क्लास है? ये है 10th क्लास। 10th क्लास। क्या हुआ? क्या क्लास 9th डल गया? चलो चेंज कर देंगे। अब लिखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द लास्ट फिनोमिनन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग का मतलब क्या है? स्कैटर का मतलब क्या होता है? बिखरना। समझ में आ रही बात? ये तो सपोज दैट लाइट आ रही है और लाइट के पाथ में एक कोई ऑब्स्टिकल है। क्या है? ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब समझ रहे हो? एक रुकावट, एक कोई ऐसा पार्टिकल है जो उसके लिए क्या है? बाधा, रुकावट। तो ये लाइट, इंसिडेंट लाइट, इट विल स्कैटर। क्या होगी? इट विल स्कैटर, सॉरी, इट विल स्कैटर। तो इसको बोलेंगे स्कैटर्ड लाइट। तो अगर कोई ऑब्स्टिकल लाइट के पाथ में आता है तो लाइट क्या कर जाती है? स्कैटर कर जाती है। क्या कर जाती है? स्कैटर कर जाती है। अब इस चीज को बोलेंगे ऑब्स्टिकल या बोलेंगे स्कैटरर। क्या बोलेंगे? स्कैटरर। क्या बोलेंगे? स्कैटरर। स्कैटरर या ऑब्स्टिकल। और ये इसके एग्जांपल बताओ। ये कोई एटम भी हो सकता है, ये कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है,
ये कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट भी हो सकती है। सो स्कैटरर कोई भी हो सकता है जो लाइट को क्या कर देगा, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर। अब सुनना, एक लॉर्ड रिले, इन्होंने क्राइटेरिया दिया था, क्राइटेरियन, ही गेव द क्राइटेरियन फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट स्कैटर कैसे करती है, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। बोलो। तो लॉर्ड रिले क्राइटेरियन फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और एक बात याद रखना, ये जो स्कैटरिंग है ये इलास्टिक है, कैसी है, इलास्टिक। इलास्टिक स्कैटरिंग समझते हो क्या होता है? जैसे दो रिजिड चीजें जब टकराती हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग, क्योंकि उसमें चीजों का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, चीज डिफॉर्म नहीं होगी, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। तो लॉर्ड रिले ने बोला था कि इंटेंसिटी ऑफ, राइट डाउन, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट is inversely proportional, write down, inversely proportional as, is inversely proportional to fourth power of the wavelength of incident light, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ध्यान से समझना इस बात को, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, इस लाइट की कुछ वेवलेंथ होगी, बोलो, इसकी वेवलेंथ होगी, रेड कलर की लाइट है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, वॉयलेट कलर की लाइट है तो उसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी, हर एक कलर अगर हम देखें उसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रिले ही सेड कि जो स्कैटरिंग होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मतलब स्कैटरिंग इंटेंसिटी कि लाइट कितनी स्कैटर होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, वो कैसे मेजर करोगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट। इस स्कैटर के ऊपर जो लाइट आई है वो लाइट कितनी स्कैटर होगी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, वो कैसे निकालोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। बताओ इधर पीछे क्या समझाया, बताओ, व्हाट इज लॉर्ड रिले क्राइटेरियन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या मतलब है इसका, बताओ, पीछे बैठे हुए बताओ। जो बच्चे ये सोचते हो कि पीछे बैठ के बातें कर लेंगे जैसा स्कूलों में होता है, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता था, मैं भी करता था, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना कि बैक बेंचर्स, आई एम अ बैक बेंचर, ऑब्वियसली बैक बेंचर्स अच्छे होते हैं, है ना, लेकिन एक बात बता, डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा बैक बेंचर्स का ही होता है, भटकते रहते हैं। मैं भी बैठा हूं, लेकिन मैं बैक बेंचर होते हुए लोगों को तो दिखता था कि यार ये मेरे साथ ही बैठा रहता है, लेकिन घर पे जाके उससे डबल मेहनत भी करता था मैं। और तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ बैक बेंचर, वहां भी, स्कूल में भी और यहां पर भी। कोचिंग में कभी भी बैक बेंच में नहीं बैठना चाहिए, कोचिंग में हमेशा फ्रंट बेंच पे बैठो, स्कूल में चाहे तुम छत पे बैठ जाना जाके, स्कूल की कोई नहीं रोक रहा है, क्लास में भी ना मत बैठो, बाहर खड़े रहो, हर बार बाहर खड़ा रहता है ऐसे करके, टीचर कॉपी नहीं लाए सर, बाहर खड़े हैं, प्रिंसिपल बाहर देख, तू तो बाहर ही खड़ा रहता है, क्या है, इसके पेरेंट्स को बुलाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम स्कूल में कैसे हो, लेकिन कोचिंग में हमेशा फ्रंट में बैठो,
या आगे बैठने की कोशिश करो या फिर चुपचाप बैठ के सिर्फ फोकस यहां कर लो, क्योंकि ये 1.5 घंटे आपको हो सकता है कुछ अच्छा कंक्लूजन मिल जाए, अच्छी नॉलेज मिल जाए। तुम स्कूल में भी डिस्ट्रैक्टेड, यहां भी डिस्ट्रैक्टेड, और जब मैं पूछ रहा हूं कि लॉर्ड रिले क्राइटेरियन बताओ तो तुम बता नहीं पा रहे हो, और तुम्हारा स्कूल का टीचर भी नहीं बताएगा। और बता दो, ये चीज तुम्हारा स्कूल का टीचर अगर लिखवा दे तो समझ लेना कि हाँ भाई उसने सही पढ़ाया है और मुझे कुछ अच्छा बताया है। कहीं भी अगर ये दिखा दे तुम्हारी क्लास नोटबुक में तो मैं मान जाऊंगा। सिलेबस में है भैया, सिलेबस में है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर पढ़ा रहा है तो ये सिलेबस में उसे बताना पड़ेगा। क्या बोर्ड एग्जाम में ये बताना पड़ेगा, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ स्कैटरिंग, लॉर्ड क्राइट। अब भैया ये चीजें बतानी जानी चाहिए एनसीईआरटी में। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बस लैंग्वेज लिखवा दी। कोई भी लाइट स्कैटर क्यों करेगी और कितने अमाउंट में करेगी वो डिपेंड करता है किस पर, वेवलेंथ पे। बस लैंग्वेज में लिखा है इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि रेड कलर की लाइट कम स्कैटर करती है। क्यों कम स्कैटर कर रही है? क्योंकि रेड कलर की लैम्डा सबसे ज्यादा, रेड कलर का लैम्डा वॉयलेट से ज्यादा होगा। बोलो, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर विल बी मोर देन द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। तो जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी वो लाइट की स्कैटरिंग इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, मतलब वो लाइट कम स्कैटर करेगी। अब यही एक्सप्लेनेशन बार बार दिया जा रहा है कि हमको डेंजर सिग्नल रेड क्यों दिए गए, या सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड कलर आपको ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि रेड कलर कम स्कैटर कर रहा है। आ रही बात समझ? लेकिन क्राइटेरिया क्या है, कैसे कह रहे हो तुम? बस वो इनवर्सली हो, कहां से आया वो ये है, और वो अगर तुम नहीं समझोगे तो बैक बेंचर बने रहो। इसलिए भाई बातें कम, मुंह एक ही है, कान दो दिए आंख दो दिए, तो देखो ज्यादा सुनो ज्यादा, मुंह कम चलाओ, मुंह सिर्फ खाने के लिए चलाओ, और जब जवाब देना हो तब दो। क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर एक बच्चा होशियार बैठा है जिसके 75+ हो जाएंगे, लेकिन बाकियों के अगर 65+ हो गए, अब वो गजेंद्र को सुन लो, वो तुम्हारी बातें देख सुन सुन के वो पका जा रहा होगा वहां पे, वो तो मजे और मार रहा है। बताओ, लॉर्ड क्राइटेरियन है, बुक में लिखा है? नहीं लिखा है। तो अगर मैं कोई नई चीज बता रहा हूं तो गलत तो नहीं बता रहा हूं? फिर तो सुन लो उसको। और वही चीज जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो तुम बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा टेंशन था ही नहीं। हो सकता है तुम अपनी क्लास की चीजों को डिस्कस कर रहे हो या किसी और चीज को डिस्कस कर रहे हो। और तुम लोग 16 साल के हो चुके हो, ऑलमोस्ट 15 के हो गए या 16 के हो गए। सबसे खतरनाक एज यही है, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन तुम लोगों के अंदर अभी है, तभी तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और 16 से 19 साल की एज को संभाल लो, सबसे बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं पीक टीनेजर्स। कई बार, हर बार अपने स्टूडेंट्स को मैं यही बताता हूं, इन एजेस में अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया और सारी एनर्जी आपने एक ऐसी जगह लगाई जिससे कि अपकमिंग फ्यूचर बिल्ड हो, फिर वो, मैं नहीं कहता कि तुम पढ़ाई में करो, जरूरी नहीं यार पढ़ाई नहीं करनी है, अगर नहीं करनी है तो छोड़ दो, पूरा स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, पूरा स्पोर्ट्स पे ध्यान दो। एक स्पोर्ट्स को अगर तुम ढंग से लगाओगे, सारी एनर्जी अगर तुम वहीं लगाओगे तो स्पोर्ट्स प्लेयर अच्छे निकल के आ जाओगे। बशर्ते आपके जो स्पोर्ट्स के जो एसोसिएशन, जो भी बोलते हैं, फुटबॉल एसोसिएशन है या कोई भी एथलेटिक एसोसिएशन है, वो आपका सपोर्ट करे। हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है भाई, लेकिन वही है, तुम लोग सब के सब डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि इस एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और जो कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। देखो 99.67% लेके आ गया, क्या कोई अलग कुछ खा रहा था, या कोई अलग स्कूल से आया था, या कोई अलग प्लेनेट से आया था? क्या तुम लोगों के बीच में तो बैठे हुए बच्चे हैं वो, लेकिन उन्होंने किया क्या है, उन्होंने सारी एनर्जी सही जगह यूटिलाइज कर रखी है। फिर उनका नीट में भी हो जाता है, आईआईटी में भी हो जाता है। पैंस लेके आया 75%, तैयारी करेंगे नीट की, नहीं होगा भाई, क्योंकि तेरे अंदर वो वाली काबिलियत ही नहीं है, तेरे अंदर वो वाली काबिलियत ही नहीं है। फिर बोलते हमारा नीट नहीं निकल रहा है, और जिसका निकल रहा होता है एक साल अटेम्प्ट दिया, हो सकता है कम मार्क्स रहेगा, दूसरे साल में निकल ही जाएगा, लेकिन 4-4, 5-5 साल से निकल बैठे हैं बस, क्योंकि एनर्जी सही जगह नहीं लगा रहा है वो। ये जेई नहीं क्लियर हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये, चाहे पीछे बैठो आगे बैठो, फोकस यहां होना चाहिए। अगर टीचर पूछ ले तो भाई बता तो पाओ, टाइम बर्बाद कर देते हो।
तो लॉर्ड रेले ने ये क्राइटेरिया दिया कि लाइट की जो स्कैटरिंग, जो भी लाइट स्कैटर करेगी वो डिपेंड्स हाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये बात समझ में आई? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि वॉयलेट कलर हमारा सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। तो सिंस लैम्डा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट कलर, तो हम कह सकते हैं स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज लेस देन द स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर। सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होगा? वॉयलेट, जो ब्लू साइड की तरफ है। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? क्लियर हुआ ये? अब एक और चीज है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर कि स्कैटर कब करेगी, लाइट स्कैटर कब करेगी, ये भी एक फैक्टर है। Now, another factor for the scattering of light is the relative size of scatterer. Relative size of scatterer compared to the wavelength of incident light. सपोज दैट जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ है, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, और जो स्कैटरर है इसका डायमीटर से इसका ये जो साइज है, लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज एक्स। तो साइज ऑफ स्कैटरर, वैसे तो यहां पर मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूं, डस्ट पार्टिकल का साइज होगा कुछ, बोलो, नैनोमीटर में होगा, मिलीमीटर में होगा, किस में होगा? बोलो, नैनोमीटर में होगा। कोलॉइडल पार्टिकल का साइज क्या रहता है? बोलो, कितना रहता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। तो कोलॉइडल पार्टिकल का जो डायमीटर वाइज साइज है वो उसको हमने क्या लिया? एक्स। स्कैटरिंग के लिए कंडीशन क्या है कि लैम्डा शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ स्कैटरर, तभी ये रिले क्राइटेरियन जो है, क्राइटेरियन दैट इज फॉर स्कैटरिंग इज वैलिड। स्कैटरिंग इज वैलिड। वो जो अभी आपने पढ़ा ना कि स्कैटरिंग इंटेंसिटी इज लैम्डा टू द पावर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये क्राइटेरियन वैलिड कब होगा? जब लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट उसकी इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू साइज ऑफ द स्कैटरर। जो साइज है ना स्कैटरर का, वो वेवलेंथ से भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सॉरी, वेवलेंथ शुड बी वेरी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू साइज ऑफ द स्कैटर। क्लियर हुआ ये? तो पार्टिकल होना चाहिए वो वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। वेवलेंथ सबको पता है, 9th क्लास में पढ़ा है, समझ में आ रही बात? ये वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? टू क्रस्ट और ट्रॉ के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ एंड कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस। ये जो लेंथ है वो पार्टिकल के साइज से भी क्या हो? बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। आ रही बात समझ में? अब अगला टॉपिक डालो, टिंडल इफेक्ट। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि अगर लैम्डा ज्यादा है एक्स से तो क्या हो जाएगा? अगर वेवलेंथ जो लाइट यूज की जा रही है उसका साइज, उसकी वेवलेंथ स्कैटरर के साइज से ज्यादा है, तो होगा क्या कि जितनी भी लाइट आ रही है सभी इक्वली स्कैटर हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? सारी की सारी लाइट इक्वली स्कैटर हो जाएंगी।
तो जैसे व्हाइट लाइट आ रही है, तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, और स्कैटरर का साइज अगर ज्यादा है तो क्या होगा, सारे कलर्स एक साथ इक्वली स्कैटर हो जाएंगे, तो फिर आपको व्हाइट लाइट व्हाइट ही दिखेगी। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं एटमॉस्फेयर में, उनका साइज वेवलेंथ से कैसा है, बहुत ही छोटा है, तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी वाला ये नियम लागू होगा। तो जो रेड कलर होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, वॉयलेट कलर की ज्यादा होगी। तो स्काई में आपको ब्लू कलर दिखेगा क्योंकि रेड वाला स्कैटर हुआ ही नहीं। जो स्कैटर हुआ वो कौन सा हुआ, वॉयलेट साइड, ब्लू वाला साइड। तभी आप जो क्लियर स्काई होता है तो उसका कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर। इस चीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो हम कहां से देंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। आ रही बात समझ में? अब लिखो टिंडल इफेक्ट, टॉपिक डालो टिंडल इफेक्ट। हाँ हाँ हाँ, तो वॉयलेट दिखना चाहिए है ना। तो वॉयलेट हमारा सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, और वो बहुत पहले ही हो चुका होगा एटमॉस्फेयर में। आ रही बात समझ में? एटमॉस्फेयर चालू होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो फिर आपको डार्कनेस दिखने लग जाती है ना। तो जो लाइट आई होगी तो वॉयलेट पहले स्कैटर हो गया होगा, फिर उसके बाद इंडिगो एंड देन ब्लू। तो तुमको तो ब्लू ही वाला दिखेगा, ऊपर वाला अगर उससे भी ऊपर जाओगे फिर आपको इंडिगो टाइप का दिखने लग जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको स्पेस क्राफ्ट में बैठाया जाए और फिर आपको ऊपर भेजा जाए तो क्या अभी तो दिन में तो कैसा दिखेगा आपको, येलोइश, येलो दिखता है ना। और ऊपर जाते रहोगे, ये साइडवेज देख तो तुम्हारा ब्लू दिखता है, और ऊपर जाओगे कैसा दिखेगा, फिर डार्क हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। पहले तो वॉयलेट सा भी दिखेगा हल्का हल्का, फिर इसके ऊपर फिर डार्क हो जाएगा। डार्क क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल है ही नहीं। तो एक क्वेश्चन आता है कि यहां से तो आप देख रहे हो कि स्काई का कलर ब्लू दिख रहा है, व्हाट अबाउट द एस्ट्रोनॉट इफ ही इज एट मून, अगर वो मून पे है तो उसको कैसा कलर दिखेगा, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। एटमॉस्फेयर का मतलब है ना तो वहां पर कोई डस्ट पार्टिकल है, ना ही वहां पे कोई भी कॉलेडल पार्टिकल, अदर पार्टिकल भी नहीं होगा, तो लाइट स्कैटर होगी नहीं। और जब लाइट स्कैटर ही नहीं हुई तो कैसा कलर दिखेगा, डार्क। आ रही बात समझ में? तो प्लैनेट जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं तो उनको कैसा दिखता है, स्पेस कैसा दिखता है, ब्लैक। बट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको स्काई कैसा दिख रहा है, ब्लू। और ऊपर जाओगे वॉयलेट दिखेगा। ठीक है। अच्छा, क्लाउड व्हाइट क्यों दिख रहे हैं, क्लाउड व्हाइट क्यों दिख रहे हैं, हाँ बोलो। हाँ, ये देखो सवाल, जो पार्टिकल साइज है वो क्या है, ग्रेटर देन द लैम्डा, सॉरी यार उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख गया था यार, लिखो x शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी हाँ, x शुड बी ग्रेटर देन, ये लिख दिया, ये लिखा था आपने क्या, बोलो, ये लिखा है, उल्टा करो इसको, x शुड बी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू वेवलेंथ, पार्टिकल साइज शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ, उल्टा करो उसको, दिस इज द क्राइटेरिया। ठीक है, उसको काट लो। ठीक है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू वेवलेंथ। और व्हाइट दिखने का कारण ये कि पार्टिकल का साइज अगर बड़ा कर दिया तुमने वेवलेंथ से, तो पार्टिकल साइज अगर बड़ा होगा तो वो हर एक लाइट को क्या कर देगा, इक्वली स्कैटर कर देगा। एंड दैट इज द रीजन कि हमको हर चीज फिर व्हाइट ही दिखेगी। वो लाइट कैसी आएगी, व्हाइट। ये लिख लेना क्राइटेरिया, ये वाला, पार्टिकल साइज शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ, तभी लॉर्ड रेले का जो क्राइटेरिया है स्कैटरिंग का वो वैलिड होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। अब लिखो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, सो लिखो इट इज द phenomenon of scattering of light
sorry, scattering, it is the phenomenon of scattering of light due to colloidal particles is known as Tyndall effect. Tyndall effect. अब टिंडल इफेक्ट आपने कहां देखा है? फॉरेस्ट की कैनोपी, आपने देखा होगा फॉरेस्ट में जो ट्रीज की कैनोपी होती है, तो बीच बीच में कहीं पत्तियों के बीच से क्या रहता है, एक छेद सा रह जाता है। तो सनलाइट जब उधर से एंटर करती है तो आपको लाइट का पाथ विजिबल होता है। आ रही बात समझ में? जैसे कई बार अगर इस रूम को मैं डार्क कर दूं बिल्कुल, तो तुम्हें ये जो छेद दिख रहे हैं ना गेट में, इधर से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। तो ये लिखते हैं ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलोइडल पार्टिकल एंड मेकिंग द path of light visible. This phenomenon, this is known as Tyndall effect. और पार्टिकल का साइज कैसा होता है? कौन से पार्टिकल? कोलोइडल पार्टिकल। हमारे अभी इस एयर में भी कई सारे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो अगर कभी तुम देखना, एक रूम के अंदर जाना और एक कहीं छोटी सी होल होगा अगर, तो वहां से लाइट आएगी और तुम एक डस्ट, कोई भी ऐसी चीज लेना जिसमें डस्ट हो और उसको ऐसे वहां पे झाड़ देना, तो तुम देखोगे कि एक वो जो पाथ है लाइट का वो विजिबल हो जाएगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसके लिए आपके इसकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, जरा देखो ध्यान से। एक एक्टिविटी होगी, दे रखी है, नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है, एक्टिविटी नहीं है, तो फिर ये एक्टिविटी अभी रहने देते हैं। राइट डाउन द ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। वाई, क्यों होता है क्लियर स्काई का ब्लू कलर? तो हमारे पास जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है, ध्यान से सुनो, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। राइट डाउन, 4 इंटू 10⁻⁻7 से लेके 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का है, या ऐसे कह सकते हो 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट की। ये वाली किसकी हो गई? रेड की। रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, ठीक है। तो स्कैटर सबसे ज्यादा कौन सा होगा? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी कम। हम यहाँ पे लगाएंगे लॉर्ड रिले का क्राइटेरिया। तो अगर लैम्डा ज्यादा, देखो इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो उसकी पावर 4 करोगे और 1 को किसी भी बहुत बड़े नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी कैसा आएगा? कम। इंप्लाइज दैट स्कैटरिंग इंटेंसिटी इज लेस। स्कैटरिंग इंटेंसिटी लेस होने का मतलब है कि लाइट कम स्कैटर होगी। तो रेड कलर लाइट जो है ये ज्यादा है वेवलेंथ, तो इसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी फॉर रेड कलर इज लेस एज कंपेयर टू स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट कलर दैट इज हाई। तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होगा? वॉयलेट। या बोलेंगे कि जो वॉयलेट के साइड वाला कलर है, कौन कौन से? विबग्योर में VIP, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? चलो, तो अब इस चीज को समझो कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल क्लियर स्काई है तो इसके एटमॉस्फेयर में कुछ कोलोइडल पार्टिकल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? कोलोइडल पार्टिकल्स। डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकता है ना? ये क्या है? कोलोइडल पार्टिकल्स। क्लियर हुई बात ये? या टाइनी ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं।
ठीक है, तो लाइट जो आती है, लाइट जो आती है, उस लाइट का, उसमें तो वेवलेंथ, वो तो व्हाइट लाइट है, बोलो वो लाइट कैसी है, व्हाइट लाइट है, ये बात समझ में आ रही है। तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, बोलो कितने कलर्स हैं, 7 कलर हैं, जिसमें से ये रहे सारे के सारे कलर, बोलो आ रही बात समझ में। तो ऊपर में जो ये कोलॉइडल पार्टिकल होंगे, ये सबसे पहले जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है इसको सबसे ज्यादा स्कैटर कर देंगे, आ रही बात समझ में। तो जो जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सबसे ज्यादा किस चीज को करेंगे स्कैटर, किस कलर को करेंगे स्कैटर, इन वालों को, बोलो जिनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, सबसे ज्यादा यही स्कैटर होंगे। और तो इस वाले जगह पे पूरा का पूरा इधर पट्टी सी पूरी कैसी हो जाएगी, ऊपर साइड पूरा कौन सा कलर स्कैटर हो चुका है, रेड, ओ सॉरी वॉयलेट, आ रही बात समझ में। वॉयलेट कलर अगर ज्यादा, वॉयलेट बोलो या फिर ब्लू बोलो, इंडिगो बोलो, तो ये वाले जो कलर है ये ज्यादा हो जाएंगे स्कैटर, क्लियर है बात। तो ओवरऑल तुमको क्लियर स्काई का जो कलर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ब्लूइश दिखेगा, कैसा दिखेगा, ब्लूइश, आ रही बात समझ में। एंड दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ scattering of light due to colloidal particles in the atmosphere। और ये colloidal particle कौन कौन से हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, स्मोक हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर जो है वो ज्यादा स्कैटर हो गया, ऊपर स्कैटर हो गया तो हमको ब्लू कलर दिखेगा, आ रही बात समझ में। अब एक और कलर है, एक और, सन लुक्स रेडिश, एक और इधर से फिनोमेनन आएगा जो कि आप इधर से एक्सप्लेन कैसे करोगे, लिखो रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर कलर रेडिश नजर आएगा, कैसा आएगा, रेडिश। क्यों, ध्यान से देखो, ये अर्थ है और ये अर्थ का होराइजन है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर है, समझ में आ रही बात, ये हमने मान लिया एटमॉस्फेयर। तो सन होराइजन के पास होगा, बोलो बोलो हाँ या ना, यहां ले लेते हैं, लेट्स से ये सनराइज हो चुका है, तो सन से आने वाली रेज व्हाइट लाइट होती हैं, कैसी होती है, व्हाइट लाइट, सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। बट जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर करी, हमने क्या रख रखे हैं इसमें, एटमॉस्फेयर में हमारी वजह से क्या स्मोक है, बोलो डस्ट होगी, ये सब होगा एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से यहां पर अगर ये एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स है तो यहां पर कौन सा कलर स्कैटर हो जाएगा, ब्लू, मोस्ट ऑफ द कलर पहले ही स्कैटर हो चुका होगा, बोलो। तो जो लाइट हम तक पहुंच रही होगी वो कौन सी होगी, लीस्ट स्कैटर्ड लाइट आप तक पहुंच रही है। कौन सी लाइट पहुंच रही है, जो कम स्कैटर हुई है, कौन सी, रेड। तो हमारी आंखों तक कौन सी लाइट पहुंची, रेड, तो हमको कैसा दिखेगा, रेड, आ रही बात समझ में। जब हम तक पहुंची ही कौन सी, रेड, क्लियर हो गई बात ये। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो हमको कैसा दिखेगा यहाँ पर कि जो सन है वो कैसे कलर का है, रेडिश, लाल लाल कलर का दिखेगा। और ये लाल लाल कलर का सनसेट के टाइम पे दिखेगा और सनराइज के टाइम पे दिखेगा। लेकिन जब बिल्कुल ऊपर हो, ओवरहेड पे होगा, तो अब बताओ ये, अच्छा ये डिस्टेंस भी देख रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रेवल किया लाइट ने, और यहां पर ये डिस्टेंस कैसा होगा, कम, लेंथ वाइज देखो ना, ये डिस्टेंस और ये ज्यादा हो गया ना, तो ये वाला जो ब्लू कलर होगा वो पहले ही हमसे स्कैटर हो चुका होगा, हम तक पहुंच ही रहा है ये वाला कलर। अब यहां पर क्या है, लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी कम है, और यहां पर लाइट स्कैटर तो यहां पर भी हुई, ऐसा नहीं है कि यहां पर स्कैटर नहीं हुई। ब्लू कलर ऊपर हो गया तो आसमान नीला नजर आ रहा है, लेकिन जब लो लाइट यहां तक पहुंच रही है
वो कौन सी होगी? येलोइश दिखेगा। दोपहरी के वक्त आपको कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा। वो येलो किधर देखो? विबग्योर। तो हमने देखा कि ये वाले जो कलर हैं, कॉम्बिनेशन किसका? येलो एंड ऑरेंज। तो येलोइश जो होता है वो आपको दोपहर के टाइम पे दिखता है। आ रही बात समझ में? और स्काई कैसा दिखेगा? क्लियर स्काई है तो ब्लू दिखेगा, और आसपास का जो रीजन होगा वो कैसा दिखेगा? येलो। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? तो सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे हमको स्काई ब्लू दिखता है। कैसा दिखता है? कलर ऑफ सन कैसा दिखता है? रेड। रीजन यही बताओगे कि मोस्ट ऑफ द कलर स्कैटर्ड एट द आउटर मोस्ट एटमोस्फेयर, द ओनली लाइट विच इज रीचिंग टू द ऑब्जर्वर इज रेड, एंड दैट्स व्हाई द सन सीम्स एज रेड इन कलर। क्लियर हुआ ये? अगली एक चीज, एक क्वेश्चन और बोला गया है कि हमारे पास जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो रेड कलर्ड क्यों हैं? रेड कलर्ड, डेंजर सिग्नल्स आर रेड कलर्ड, व्हाई? रीजन ये है क्योंकि रेड कलर जो होता है वो कम से कम स्कैटर होगा, बिल्कुल कम स्कैटर होगा। इसका मतलब द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज वेरी हाई। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी लेस होगी, तो ये कम स्कैटर होगा। इट कैन ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट कैन ट्रेवल टू द लॉन्ग डिस्टेंस। आगे बात समझ में? विदाउट एनी स्कैटरिंग। तो डेंजर सिग्नल अगर 1 किलोमीटर भी ट्रेन की पटरी के आगे अगर कहीं पे एक ट्रैफिक सिग्नल में रेड है, तो उधर से आने वाली जो लाइट होगी उस ट्रैफिक सिग्नल से वो आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि रेड कलर कम से कम स्कैटर होगा। इवन इफ द फॉग इज देयर, तब भी आपको रेड कलर दिखेगा। तो आप समझ जाओगे कि आगे रेलवे ट्रैक पे खतरा है या कोई आगे ट्रेन हो सकती है। और जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके पीछे जो ब्रेक लगाते हो तो रेड कलर ही क्यों ग्लो कर रहा है? रीजन ये है कि रेड कलर जो होता है वो कम स्कैटर होता है, जिससे दूर से दिख जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी यूज द रेड कलर फॉर द डेंजर सिग्नल। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? हाँ बोलो। हाँ, ग्रीन, ग्रीन किसके लिए होता है? ग्रीन कलर जो लगाया गया वो किसके लिए गया है? हाँ, ग्रीन कलर। हाँ हाँ, पिंक भी दिखता है, कहीं कहीं तो पिंक भी दिखता है ना? तो वो जो बन रहा है वो कलर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कलर से ही है ना? क्या ग्रीन भी दिखता है? नॉर्थ नॉर्वे में जाओ, नदर्न लाइट्स देखो, ग्रीन भी दिखेगा। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है? ऐप में जाना, आज मैं वर्कशीट डालूंगा और आज एक टेस्ट रखूंगा ऑनलाइन। ध्यान से सुन लो, सभी लोगों को आईडी पासवर्ड पता है? देयर विल बी एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स, वो मैं आज अलॉट कर दूंगा। और रात के, अभी आप जा रहे हो, मैं अभी आपको क्रिएट करके दे रहा हूं, आपको 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आप इसको अटेंड कर लेना। 30 क्वेश्चन होंगे, ऑल आर ऑफ 1 मार्क्स एमसीक्यू। ऑनलाइन टेस्ट होगा, जाओ ऐप में लॉग इन करो और आपको टेस्ट मिलेगा। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की वर्कशीट मिल जाएगी स्टडी मटेरियल में, ठीक है? जा सकते।
बाय बाय, गुड इवनिंग। Hi everyone. Hello Anju, very good evening to all of you. You must confirm that I'm fairly audible and visible before I begin with the class. Okay, and लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम? बोल। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हो गया था।